स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां वीरता, त्रासदी और विवाद ये सब आपस में गुथे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्हें एक बहुत ही मुश्किल वक्त में मराठा साम्राज्य की बागडोर मिली और जिनका सीधा टकराव हुआ उस समय के सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब से। हाँ, और ये टकराव देखा जाए तो सिर्फ 9 साल चला, लेकिन इसने इतिहास की धारा ही बदल दी। संभाजी महाराज का शासनकाल लगातार लड़ाइयों और अंदरूनी चुनौतियों से भरा रहा। उनकी कहानी समझना इसलिए भी थोड़ा पेचीदा है क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं, मतलब ऐतिहासिक दस्तावेज, अलग-अलग विकिपीडिया लेख, अकादमिक रिसर्च, न्यूज़ रिपोर्टें और यहाँ तक कि ऑनलाइन फोरम पर जो बहसें हुई हैं, वे अक्सर एक दूसरे से काफी अलग, कभी-कभी तो बिल्कुल उल्टी बातें कहते हैं। तो आज हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी एक पक्ष को सही साबित करें, बल्कि इन उपलब्ध स्रोतों के आईने में संभाजी महाराज के जीवन, उनके संघर्षों, उनके व्यक्तित्व से जुड़े जो विवाद है और उनकी विरासत, उसको समझने की कोशिश करें। हम सिर्फ इन स्रोतों में दी गई जानकारी पर ही टिके रहेंगे, कोई बाहरी राय या जानकारी इसमें शामिल नहीं होगी। तो चलिए इस बहुस्तरीय कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। 14 मई 1657 को पुरंदर किले में जन्मे संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के बेटे थे। पर दुख की बात यह है कि जब वो सिर्फ 2 साल के थे, उनकी मां का निधन हो गया। तो उनका पालन पोषण फिर उनकी दादी जीजाबाई ने किया, जिनका शिवाजी महाराज पर भी हम जानते हैं बहुत गहरा असर था। तो क्या उनके शुरुआती जीवन पर मतलब राजनीतिक उथल-पुथल का साया पड़ा? बिल्कुल, सिर्फ 9 साल की उम्र में ही वो जो 1665 की पुरंदर संधि हुई थी, हाँ, उसके बाद उन्हें एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक गारंटी के तौर पर राजा जयसिंह के पास रहना पड़ा और मुगल मनसबदार भी बनना पड़ा। मनसबदार मतलब? मनसबदार यानी मुगल व्यवस्था में एक ओहदा होता था जिसके तहत उन्हें कुछ सेना रखनी होती थी और उसके बदले जागीर मिलती थी। तो सोचिए, एक राजकुमार के लिए ये कोई आसान अनुभव नहीं रहा होगा। और फिर वो आगरा वाला मशहूर किस्सा भी तो है ना? हाँ बिल्कुल, 1666 में वे अपने पिता के साथ औरंगजेब के दरबार में गए। वहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन वहां से उनका वो जो नाटकीय ढंग से बच निकलना था, वो तो इतिहास का एक बहुत यादगार किस्सा है। तो ये जो शुरुआती अनुभव थे, उन्होंने यकीनन उन्हें गढ़ा होगा। कुछ समय के लिए, करीब 1667-68 में, उन्होंने मुगलों के लिए शहजादे मुअज्जम के अधीन काम भी किया था। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि बाद में उनके अपने पिता शिवाजी महाराज से भी संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे, यहाँ तक कि उन्हें पन्हाला किले में कैद भी किया गया था। ये बात सही है? हाँ, ये उनके जीवन का एक विवादास्पद हिस्सा है और इसकी वजहों पर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कुछ स्रोत, खासकर जो मुगल इतिहासकार हैं जैसे खाफी खान या बाद के मराठा वृत्तांत जिन्हें बखर कहते हैं। बखर ये क्या होते हैं? ये एक तरह के ऐतिहासिक क्रॉनिकल्स होते हैं मराठा इतिहास के। तो ये बखर उनके निजी आचरण या जिसे कहें गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, उसको दोष देते हैं। कुछ लोग जेम्स लेन जैसे इतिहासकारों का हवाला देकर एक ब्राह्मण महिला के कथित अपमान की बात भी करते हैं। अच्छा, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी या कुछ और भी था? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ आधुनिक इतिहासकार हैं जैसे स्टुअर्ट गॉर्डन या जदुनाथ सरकार, वो राजनीतिक मतभेदों की तरफ भी इशारा करते हैं। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज राज्य का बंटवारा चाहते थे, संभाजी को दक्षिण का हिस्सा और राजा राम को महाराष्ट्र, जिससे संभाजी सहमत नहीं थे। तो ये विवाद दिखाता है कि उनके शुरुआती जीवन की सच्चाई तक पहुंचना कितना मुश्किल है, खासकर जब कुछ स्रोत जैसे चितनिस बखर वो काफी बाद में लिखे गए और उन पर थोड़ा पक्षपात का आरोप भी लगता है। और इसी उथल-पुथल के बीच वो मुगलों से भी जा मिले थे एक वक्त पर। हाँ, ये भी हुआ। दिसंबर 1678 में वे पन्हाला से निकलकर मुगल कमांडर दिलेर खां के पास चले गए। उन्हें वहां पद और राजा की उपाधि भी मिली और उन्होंने मराठों के खिलाफ भूपालगढ़ किले पर हमले में मुगलों का साथ भी दिया था। लेकिन करीब साल भर बाद ही शायद दिलेर खां के बर्ताव से नाखुश होकर वो वापस मराठा खेमे में लौट आए, जिसके बाद उन्हें फिर से पन्हाला में ही नजरबंद रखा गया। और फिर अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो गया। उस समय संभाजी तो कैद में थे, जैसा आपने बताया। तो फिर उत्तराधिकार कैसे तय हुआ? हाँ, यहीं से सिंहासन का असली संघर्ष शुरू हुआ। संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई और कुछ ताकतवर मंत्री जैसे अन्नाजी दत्तो, उन्होंने उनके छोटे भाई 10 साल के राजाराम को गद्दी पर बैठा दिया।
ओह, लेकिन संभाजी ने बहुत जल्दी पहल की। उन्होंने पहले पन्हाला पर कब्जा किया और कुछ ही महीनों में राजधानी रायगढ़ पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया। उनका औपचारिक राज्याभिषेक फिर अगले कुछ महीनों में हुआ। सिंहासन पाने के बाद उन्होंने क्या किया उन लोगों का जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की थी? हाँ, उन्होंने उन लोगों को सजा दी। कहा जाता है कि मुगल शहजादे अकबर, जो बाद में संभाजी की शरण में आया था, उसने एक और साजिश का पर्दाफाश किया था। अच्छा, जिसके बाद सोयराबाई और अन्नाजी दत्तो समेत कई लोगों को मृत्युदंड दिया गया। तो ये उनके शासन की एक काफी कठिन और कह सकते हैं रक्तपात भरी शुरुआत थी। तो उनका जो 9 साल का शासनकाल रहा, वो कैसा था? क्या ये बस लगातार युद्धों का ही दौर था? लगभग वैसा ही था। हाँ, उनका शासनकाल मतलब 1681 से 1689 तक मुख्य रूप से 4 मोर्चों पर लगातार संघर्ष से भरा रहा। एक तो मुगल, फिर जंजीरा की सिद्धि, गोवा के पुर्तगाली और मैसूर के शासक। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक मोर्चा तो मुगलों के खिलाफ ही था। तो मुगलों से ये टकराव कैसे शुरू हुआ? कोई खास वजह? इसकी शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं दुस्साहसी कदम से हुई। 1681 में बुरहानपुर पर हमला। बुरहानपुर, वो तो मुगलों का बड़ा व्यापारिक केंद्र था ना? हाँ, बिल्कुल, बहुत अहम केंद्र था। और कहा जाता है कि संभाजी ने ये अफवाह फैला दी कि वो सूरत पर हमला करने वाले हैं। इससे मुगल सेना का ध्यान बढ़ गया और उन्होंने बुरहानपुर को सफलतापूर्वक लूट लिया। इस हमले ने औरंगजेब को बहुत बुरी तरह भड़का दिया था। और शायद इसी वजह से औरंगजेब खुद दक्कन आया था, इतनी बड़ी सेना लेकर। हाँ, बिल्कुल। बुरहानपुर हमले और फिर संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही बेटे शहजादा अकबर को शरण दी थी। इन दो वजहों से औरंगजेब खुद एक विशाल सेना लेकर दक्षिण भारत आया। कुछ स्रोत तो कहते हैं कि इस सेना में लाखों सैनिक थे। लाखों? हाँ, अब अकबर को शरण देना संभाजी का एक बड़ा राजनीतिक दांव तो था, लेकिन इससे उन्हें कोई सीधा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अकबर बाद में फारस भाग गया। पर इसका एक बड़ा अप्रत्यक्ष परिणाम जरूर हुआ, वो ये कि औरंगजेब अगले 27 साल तक दक्कन में ही उलझा रहा और कभी उत्तर भारत वापस नहीं लौट सका। 27 साल? हाँ, और ये शायद संभाजी के प्रतिरोध की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता मानी जा सकती है। तो मुगलों से उनकी खास लड़ाइयां कौन सी रहीं? कई लड़ाइयां हुई, लेकिन रामसेज किले की घेराबंदी खास तौर पर याद की जाती है। मराठों ने इस किले को लगभग 6 साल तक 1682 से 1688 तक मुगलों के कब्जे से बचाए रखा। ये उनके हौसले का प्रतीक बन गया। फिर 1684 में कोंकण पर जो मुगल हमला हुआ, वो भी मराठों की गुरिल्ला युद्ध नीति, यानी वो छापा मार लड़ाई और इलाके की जो मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां थी, उनके कारण नाकाम रहा। हालांकि 1687 में वाई की लड़ाई हुई। उसमें मराठा सेनापति हम्बीरराव मोहिते की मौत हो गई। ये मराठों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। मुगलों के अलावा दूसरे दुश्मन कौन थे? आपने जंजीरा के सिद्धियों का जिक्र किया, उनसे क्या संघर्ष था? हाँ, सिद्धि ये जंजीरा द्वीप पर आधारित थे और कोंकण तट पर इनका काफी प्रभाव था। तो संभाजी ने 1682 में जंजीरा की घेराबंदी की, भारी गोलाबारी भी की, लेकिन किला जीत नहीं पाए। उन्होंने किले में घुसपैठ करने की कोशिश की, यहां तक कि समुद्र से किले तक एक पत्थर का पुल बनाने की भी कोशिश की, लेकिन ये योजनाएं सफल नहीं हुई। खासकर मुगल खतरे के कारण उन्हें वो घेराबंदी उठानी पड़ी। और पुर्तगालियों से क्यों ठनी हुई थी गोवा वालों से? इसके कई कारण बताए जाते हैं। स्रोत ये बताते हैं कि पुर्तगाली मुगलों को रसद पहुंचाते थे, उन्हें अपने बंदरगाह इस्तेमाल करने देते थे। इसके अलावा गोवा में उनके द्वारा जो कथित जबरन धर्मांतरण और मंदिर विध्वंस किए जा रहे थे, वो भी एक बड़ा कारण था। तो 1683 में संभाजी ने गोवा पर बड़ा हमला किया, बारदेज और सालसेटे के इलाकों पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ कुछ स्रोतों में मराठा सेना द्वारा कुछ ज्यादतियों का भी जिक्र आता है, लूटपाट वगैरह का। हाँ, कुछ स्रोत खासकर पुर्तगाली विवरण और जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकार लूटपाट, चर्चों को नुकसान पहुंचाने और यहाँ तक कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हैं। अब ये जरूरी है कि हम इन आरोपों को स्रोतों के हवाले से दर्ज करें, बिना किसी नतीजे पर पहुंचें। एक दिलचस्प बात यह है कि जनवरी 1684 में जब मुगल सेना के आने की खबर मिली और संभाजी को पीछे हटना पड़ा, तो कुछ पुर्तगाली इसे सेंट जेवियर का चमत्कार मानते हैं। अच्छा। हाँ, और हथियारों की जरूरत के चलते संभाजी ने 1684 में अंग्रेजों से एक संधि भी की थी बॉम्बे में। तो ये बाहरी दुश्मन तो थे ही, क्या अंदरूनी चुनौतियां भी थीं उनके सामने? बिल्कुल थी। कई स्थानीय सरदार या देशाई मुख, मतलब जो इलाके के ताकतवर जमींदार या मुखिया होते थे, जैसे शिर्के, माने, जगदाले परिवार, ये लोग मुगलों से जा मिले थे। वफादारी एक बड़ा मुद्दा था उस वक्त। और जैसा मैंने पहले बताया, 1683 में
शहजादा अकबर ने जब एक और साजिश का खुलासा किया तो उसके बाद संभाजी ने मंत्रियों समेत कई प्रभावशाली लोगों को मृत्युदंड भी दिया था। तो उनका पूरा शासनकाल इसी तरह बाहरी और अंदरूनी संघर्षों से घिरा रहा। और अंततः उनका पतन कैसे हुआ, मतलब उन्हें पकड़ा कैसे गया? क्या इसमें भी किसी अंदरूनी साजिश का हाथ था? हाँ, ज्यादातर यही माना जाता है। 1687 में वाई की लड़ाई में सेनापति हम्बीरराव मोहिते की मौत के बाद मराठा सेना का मनोबल काफी गिर गया था। फिर फरवरी 1689 में जब संभाजी संगमेश्वर में अपने कुछ विश्वस्त लोगों के साथ एक बैठक कर रहे थे, तभी मुगल कमांडर मुकर्रब खां ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें पकड़ लिया। उनके साथ उनके करीबी दोस्त और सलाहकार कवि कलश और कुछ अन्य अधिकारी भी पकड़े गए। इस हमले के पीछे विश्वासघात की बात कही जाती है। कौन था वो गद्दार? यहां स्रोतों में फिर थोड़ा मतभेद है। ज्यादातर स्रोत शिर्के परिवार, खासकर गानोजी शिर्के, जो संभाजी की पत्नी येसुबाई के भाई थे, उन पर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मुगलों को संभाजी के ठिकाने की जानकारी दी। लेकिन एक मुगल स्रोत है फुतुहात आलमगीरी, वो एक चौंकाने वाली बात कहता है कि कवि कलश ने ही संभाजी को धोखा दिया था। हालांकि औरंगजेब ने बाद में उसे भी मरवा दिया। तो ये इतिहास का एक अनसुलझा सवाल सा है। पकड़े जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ औरंगजेब के सामने? उन्हें और कवि कलश को बहादुरगढ़ लाया गया। कई स्रोत बताते हैं कि वहां उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया। उन्हें विदूषकों जैसे कपड़े पहनाए गए और मुगल सैनिकों ने उनका मजाक उड़ाया। फिर औरंगजेब ने उनके सामने कुछ शर्तें रखीं। सारे किले सौंप दो, खजाना कहाँ है बता दो, मुगलों से मिले हुए मराठा सरदारों के नाम बताओ, और सबसे बड़ी शर्त, इस्लाम कबूल कर लो। और संभाजी का जवाब क्या था इन शर्तों पर? उन्होंने सारी शर्तें ठुकरा दी। मुगल स्रोत तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने बादशाह और पैगंबर मोहम्मद का अपमान भी किया। इसके बाद जो इस्लामी धर्मगुरु थे उलेमा, उन्होंने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसका आधार बुरहानपुर में मुसलमानों पर हुए कथित अत्याचारों को भी बनाया गया। मृत्युदंड से पहले उन्हें बहुत भयानक यातनाएं देने की बात भी कही जाती है। ये सच है? हाँ, ये उनके जीवन का सबसे त्रासद और विभत्स अध्याय है। अलग अलग स्रोत बहुत क्रूर यातनाओं का जिक्र करते हैं, हालांकि उनका क्रम और विवरण थोड़ा अलग अलग हो सकता है। आमतौर पे बताया जाता है कि उनकी आंखें फोड़ी गईं, जबान काटी गई, नाखून उखाड़े गए और खाल तक उतारी गई। कवि कलश को भी ऐसी ही भयानक यातनाएं दी गईं। यातना का यह दौर कई दिनों तक चला। कुछ स्रोत कहते हैं 15 दिन, कुछ कहते हैं 40 दिन। और बताया जाता है कि इतनी पीड़ा सहते हुए भी संभाजी ने हार नहीं मानी। वो जय मां भवानी का जाप करते रहे। अविश्वसनीय। और अंततः उन्हें मृत्युदंड कब और कैसे दिया गया? 11 मार्च 1689 को। स्थान को लेकर भी थोड़ी अनिश्चितता है। कुछ कहते हैं तुलापुर, कुछ कोरेगांव या वड्ढू। ये सभी पुणे के पास भीमा नदी के किनारे हैं। मृत्युदंड के तरीके पर भी स्रोत एकमत नहीं है। कुछ सिर कलम करने की बात करते हैं, तो कुछ वाघ नखे, बाघ के पंजों जैसे दिखने वाले खंजर होते हैं, उनसे शरीर को चीर डालने का जिक्र करते हैं। उनके शव का क्या हुआ, इसके बारे में क्या जानकारी है? यहाँ भी अलग अलग और काफी भयानक विवरण मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि शव के टुकड़े करके नदी में फेंक दिए गए या कुत्तों को खिला दिए गए। लेकिन एक स्थानीय परंपरा ये भी है कि पास के वढ़ू गांव के लोगों ने, जिन्हें शिवले कहा जाता है, मतलब सिलने वाले, उन्होंने गुप्त रूप से उनके शरीर के अंगों को इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार किया। संभाजी महाराज की इस क्रूर मृत्यु का मराठा साम्राज्य पर क्या असर पड़ा? क्या ये उनके संघर्ष का अंत था? तत्काल असर तो जाहिर है अराजकता का था। रायगढ़ जैसा अहम किला मुगलों के हाथ चला गया। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके छोटे बेटे शाहू वो बंदी बना लिए गए। लेकिन उनकी शहादत ने मराठों में एक अभूतपूर्व एकता और प्रतिरोध की, कह सकते हैं, एक नई ज्वाला भड़का दी। तो ये अंत नहीं था, बल्कि एक नए और लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। तो उनके बाद मराठा संघर्ष कैसे जारी रहा फिर? संभाजी के छोटे भाई राजाराम, उन्होंने नेतृत्व संभाला और राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए वो सुदूर दक्षिण में जिंजी ले गए। वहां से मराठों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और जैसा हमने पहले बात की, औरंगजेब अगले 18 साल दक्कन में ही फंसा रहा और 1707 में यहीं उसकी मृत्यु हुई। मराठा शक्ति को वो पूरी तरह कुचल नहीं पाया। बाद में शाहू की रिहाई हुई 1707 में, जिसके बाद मराठों में ही उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ा। हाँ, लेकिन अंततः मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो इस नजरिए से देखें तो संभाजी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। युद्ध और राजनीति के अलावा
क्या संभाजी महाराज का कोई और योगदान भी था, जैसे प्रशासन या साहित्य के क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल। युद्धों में इतना उलझे रहने के बावजूद स्रोत बताते हैं कि उन्होंने प्रशासन पर भी ध्यान दिया था। उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान व्यवस्था, यानी वो 8 मंत्रियों की परिषद, उसको जारी रखा। निष्पक्ष न्याय पर जोर दिया और खासकर सूखे के समय किसानों की मदद के लिए जल प्रबंधन और कृषि सुधारों पर जोर देने का भी जिक्र मिलता है, जैसे पानी जमा करने के तरीके, सिंचाई, फसल पैटर्न बदलना वगैरह। इसके अलावा वो खुद भी एक विद्वान थे। उन्हें संस्कृत और उस समय की जो आम बोलचाल की भाषा थी हिंदुस्तानी, उसका अच्छा ज्ञान था। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे या संकलित किए। सबसे मशहूर है बुद्धभूषणम। ये संस्कृत में है, राजनीति और राजा के क्या कर्तव्य होते हैं इस पर। अच्छा। हालांकि इस पर थोड़ा मतभेद है कि ये उनकी मौलिक रचना थी या पुराने ग्रंथों का संकलन था, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने हिंदुस्तानी में नायिका भेद, 7 शतक जैसी रचनाएं भी की। उन्हें धर्मवीर की उपाधि भी दी जाती है। इसका क्या संदर्भ है, ये क्यों दी जाती है? हाँ, ये उपाधि मुख्य रूप से इस्लाम कबूल करने से इनकार करने और धर्म के लिए वो भयानक यातनाएं सहकर प्राण देने के संदर्भ में दी जाती है। ये आज उनकी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। हालांकि इतिहास में इस पर भी अलग-अलग नजरिए रहे हैं। ये दिलचस्प है कि उनकी छवि इतनी विवादास्पद क्यों रही है। मतलब इतिहासकारों ने उन्हें कैसे देखा है समय के साथ? हाँ, उनकी ऐतिहासिक छवि में काफी उतार चढ़ाव रहा है। शुरुआती ब्रिटिश इतिहासकार जैसे जेम्स ग्रांट डफ और उनके बाद रानाडे जैसे भारतीय सुधारकों ने उन्हें अक्सर एक विलासी और अयोग्य शासक के तौर पर देखा, और ये छवि काफी हद तक चित्तनेस भखर जैसे बाद के मराठा वृत्तांतों पर आधारित थी, जिनके लेखकों के परिवार, ऐसा माना जाता है, संभाजी द्वारा दंडित किए गए थे, तो उन पर पक्षपात का आरोप लगता है। तो क्या बाद में ये नजरिया बदला? किसी ने चुनौती दी इसे? हाँ, बदला। 20वीं सदी के मध्य में गोविंद सखाराम सरदेसाई और खासतौर पर वीसी बेंद्रे जैसे इतिहासकारों ने समकालीन दस्तावेजों और ज्यादा आलोचनात्मक विश्लेषण के आधार पर एक संतुलित तस्वीर पेश करने की कोशिश की। उन्होंने संभाजी को बहादुर माना, उनकी रणनीतिक समझ पर बहस की, लेकिन उन्हें पूरी तरह नकारा नहीं। और आजकल आप देखें तो रेडिट जैसे मंचों पर भी जो चर्चाएं होती हैं, वो दिखाती हैं कि लोग अब पुराने वृत्तांतों और यूरोपीय यात्रियों जैसे मनुची, जिनकी बातों पर भी सवाल उठते हैं, उनके विवरणों को ज्यादा आलोचनात्मक ढंग से देख रहे हैं। लेकिन विवाद तो आज भी जारी है ना, उनके चरित्र और कामों को लेकर? बिल्कुल। उनके चरित्र को लेकर बहस है, क्या वे वाकई इंद्रिय भोग में लिप्त थे या ये उनके दुश्मनों का फैलाया हुआ प्रचार था। क्या वे बहादुर और बुद्धिमान थे? उनके कामों पर बहस है, क्या गोवा जैसे अभियानों में उन्होंने अत्याचार किए या वे सिर्फ धर्म की रक्षा कर रहे थे। यहां तक कि शुरुआती हिंदू राष्ट्रवादी विचारक भी, जैसे सावरकर और गोलवोलकर, उन्हें शासन के लिए बहुत योग्य नहीं मानते थे। लेकिन आज के दौर में खासकर कई राष्ट्रवादी समूहों के बीच उन्हें एक महान शहीद, प्रतिरोध के प्रतीक और धर्मवीर के रूप में बहुत सम्मान दिया जाता है। तो कुल मिलाकर संभाजी महाराज एक बेहद जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐतिहासिक शख्सियत नजर आते हैं। निश्चित रूप से उनका छोटा सा शासनकाल भयंकर संघर्षों, गहरे व्यक्तिगत विवादों, एक अविश्वसनीय रूप से क्रूर अंत और एक ऐसी विरासत से भरा है जो शक्तिशाली होने के साथ साथ आज भी गहरे मतभेदों का केंद्र है। वो एक ऐसे शासक थे जिन्हें शायद शांति के दौर में अपनी विद्वत्ता और प्रशासनिक क्षमता दिखाने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला। सब कुछ लड़ाई में निकल गया। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को याद कैसे रखते हैं। संभाजी महाराज जैसे इतने जटिल किरदारों का मूल्यांकन हम किन पैमानों पर करते हैं? क्या हमारी यादें और मूल्यांकन पूरी तरह तथ्यों पर आधारित होते हैं, या फिर वो उपलब्ध स्रोतों की जो विरोधाभासी प्रकृति है, हमारी अपनी मान्यताएं हैं और वर्तमान की जरूरतें हैं, उनसे भी प्रभावित होते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है, और जब ऐतिहासिक रिकॉर्ड खुद ही इतने बिखरे हुए और एक दूसरे के उलट हों, तो किसी एक सच तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। शायद यही हमें सिखाता है कि इतिहास पढ़ते समय स्रोतों पर सवाल उठाना कितना जरूरी है, अलग अलग नजरियों को समझना कितना जरूरी है, और किसी भी व्यक्ति या घटना को बहुत सरलीकृत करने से बचना कितना जरूरी है, खासकर तब जब उस शख्सियत को लेकर समाज में इतने ध्रुवीकृत, इतने बंटे हुए विचार मौजूद हों।